हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज संडे है 20 सितंबर, तो आज की क्लास थोड़ा संडे स्पेशल है। आज की क्लास के अंदर हमारा करंट अफेयर का केवल एक ही टॉपिक रहने वाला है और यह है जो टॉपिक है यह है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह पूरा पूरा हिंद महासागर और हमारे अदन की खाड़ी, लाल सागर को लेकर के भी बहुत ज्यादा अपने आप में महत्व रखता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा जिबूती आचार संहिता। और जिबूती आचार संहिता क्यों है, किस लिए है, यह मुख्यतः समुद्र की डकैती को लेकर के है। यानी कि जैसे कि हम पहले फिल्म में देखा करते थे, जैसे कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, और बीच में भी फिल्म आई थी एक जिसमें अमिताभ बच्चन वगैरह थे, तो इन लोगों ने भी इसमें पायरेट्स वाला रोल किया था और कहीं ना कहीं समुद्र की डकैतियां वगैरह किया करते थे। तो पहले, अब बीच में इस समय में 21वीं शताब्दी के अंदर हमें तो खैर ऐसा महसूस होता था कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हैं अब नहीं होती हैं, ये तो पुरानी घटनाएं हैं, पहले समय में हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, यह घटनाएं वर्तमान में भी है। तो आज की क्लास के अंदर हम इन समुद्री घटनाओं को समझेंगे और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि भाई जिबूती आचार संहिता है क्यों और से लाया क्यों गया। तो चलिए अपनी क्लास को अब शुरू कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथ आपको कुछ कुछ अब थोड़ा सा आइडिया होने लगा होगा। तो वैसे तो जिबूती आचार संहिता क्या है, जिबूती देखो देश का नाम है, ठीक है। आपको नहीं पता तो थोड़ा सा हम इसके लिए मैप का यूज कर सकते हैं। तो मैप के आधार पर थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस जगह की लोकेशन है जो हम बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है और इधर आकर के अपना इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये जिबूती जो है इस कोने पर एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा माइनर सा देश है। तो लेकिन इसके लिए हमें फिर भी इसको एक सराहनीय कदम मानना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा देश होने के बावजूद इसने इतना बड़ा फैसला लिया है। दरअसल क्या है, जैसे कि हम ये क्षेत्र देखें तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाल सागर है। यह पूरा का पूरा हिस्सा जो है यह हिंद महासागर का है और यह पश्चिमी हिंद महासागर के तहत आता है। और वहीं यहाँ पर अदन की खाड़ी आती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यह जो जिबूती आचार संहिता को लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई समुद्र की डकैती को रोका जा सके। दरअसल यह पूरा का पूरा समुद्री क्षेत्र जो है यह कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यहाँ के जितने भी देश हैं उनका जो समुद्री व्यापार है सारा इसी क्षेत्र से होता है। तो क्या होता था कि इन क्षेत्रों के अंदर जब जब मालों की आवाजाही होती थी तो बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती थी, जिसके तहत समुद्र के अंदर डकैतियां हुआ करती थी। जो माल आता था उसको लूट लिया जाता था और लूट करके जो लुटेरे थे वह उस माल का इस्तेमाल किया करते थे। तो इन लोगों ने यह सोचा कि भाई यह जो घटना हो रही है कहीं ना कहीं क्राइम ही है बहुत बड़ा। है जिस प्रकार से हमारे थल स्थलों पे चोरियां होती है, डकैती होती है, यह भी उस प्रकार की समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है जो कि पूरी गलत है। तो इसी को देखते हुए आचार संहिता तैयार करी। आचार संहिता किसको लेकर के तैयार, किसने करी थी? जिबूती ने तैयार करी। कब तैयार करी थी? यह 29 जनवरी सन 2009 को यह आचार संहिता तैयार की गई थी, खासतौर पे इन समुद्री डकैतियों को रोकने के लिए ही। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी अब और देश थे वो भी इससे परेशान थे, तो धीरे धीरे वो भी जुड़ते चले गए। मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जो इससे परेशान है? जैसे कि पश्चिमी हिंद महासागर हो गया, लाल सागर हो गया और अदन की खाड़ी हो गई। ये क्षेत्र सारे यहीं पर ही हैं। तो इन क्षेत्रों को लेकर के मुख्य रूप से यह आचार संहिता तैयार की गई है ताकि इन क्षेत्रों में होने वाली समुद्री डकैतियों को रोका जा सके। अब हम यह समझ लेते हैं कि दरअसल यह जो घटना है हम समझ क्यों रहे हैं और ये हमारे करंट अफेयर से इसका संबंध किया है। तो अभी हाल ही में 26 अगस्त को इस जिबूती की जो आचार संहिता है इनकी एक ना वर्चुअल बैठक हुई थी। यानी कि इन लोगों ने वर्चुअल तरीके से अपनी बैठक करी थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी। कोरोना महामारी की वजह से सारी काम जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी ऑनलाइन बैठक की और ऑनलाइन बैठक करने के दरमियान इन्होंने बहुत सारी बात रखी। तो जहां इन्होंने अपनी संहिता को लेकर के बात की, वहीं भारत ने भी अपना एक अलग फैसला सुनाया। और भारत का फैसला यह था कि भारत इस आचार संहिता के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो रहा है। तो भारत ने घोषणा की और भारत इसके बाद इस आचार संहिता के अंदर अब पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो गया है। यह काम भारत ने 26 अगस्त को कर लिया है। तो अब अगर भारत को समझे तो भारत से पहले कुछ और देश थे जो ये काम कर चुके हैं। वह थे जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका। यानी कि जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका ऑलरेडी इस आचार संहिता के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे और भारत अब इसका 5वां देश बन गया है जो यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर अब शामिल हो गया है। तो अगर इसे कुल सदस्य संख्या देखें तो कुल सदस्य संख्या इसकी कोई 18 देशों की है जो मिलजुल करके इन समुद्री डकैतियों को रोकने के लिए, इसे संरक्षण के लिए काम करते रहते हैं। तो यह सारी महत्वपूर्ण चीजें हो गई इससे जुड़ी हुई। तो अब यह जो आचार संहिता बनाई गई थी, आचार संहिता क्यों बनाई गई थी, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, उन प्रावधानों को समझ लेते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी देश शामिल हो जाता है, हस्ताक्षर कर लेता है, तो उसकी अब यहाँ पे यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह देश
इन सभी प्रावधानों का जो भी इनके नियम कानून है उन लोगों का पालन करें और समुद्री डकैतियों को रोकने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तो उसको समझ लेते हैं। अब क्या है, देखो कि पहला जो मुख्य प्रावधान है वो यह है कि समुद्र के अंदर जो डकैतियां हो रही हैं उन डकैतियों के मामलों की जांच करना और जो लोग उन घटनाओं से संबंधित हैं उन लोगों को गिरफ्तार करना। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभी देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जो लुटेरे हैं वह किसी भी देश के हो तो उनको सराहा नहीं जाएगा, ना ही उनको पनाह दी जाएगी। जांच करने के बाद यदि कोई भी दोषी पाया जाता है इस मामलों में तो ऐसी स्थिति में उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो यह जो मुख्य काम है यह इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है आचार संहिता का। वहीं अगर दूसरा देखें तो अगर कभी भी इसके तहत जो भी देश शामिल हो चुके हैं उन देशों की अब यहाँ पे यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर वह कभी भी अपने जल क्षेत्र के अंदर यह पाते हैं कि कोई भी संदिग्ध जहाज है, संदिग्ध जहाज मतलब कि ऐसा जहाज है जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नेगेटिव है, कुछ गलत काम कर रहा है, जिस पर उनको किसी भी प्रकार के इलीगल काम करने का संदेह होता है, तो ऐसे जो जहाज होंगे वो संदिग्ध जहाजों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कोई भी जहाज संदिग्ध है तो उस देश की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उस जहाज को रोके और उस जहाज को रोकने के बाद उस पर जो भी सामान मिलता है उस सामान को जब्त करे और उसका फिर इंक्वायरी करे कि उस जहाज का कहां से किस प्रकार का संबंध है और वह समुद्र में किस प्रकार की गतिविधियां करने के उद्देश्य से मौजूद था। यह सभी काम इस आचार संहिता में शामिल देशों को करने हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इन सभी देशों के यानी जो जो देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, चाहे वह पर्यवेक्षक हो या फिर वह मुख्य सदस्य हो, उन सभी लोगों की यहाँ पे यह भी जिम्मेदारी है कि जितने लोग इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, प्रभावित होने का मतलब क्या है कि भाई जितनों की संपत्ति लूटी गई, ठीक है, जितने व्यक्तियों को किडनैप किया गया, तो इस प्रकार से जो भी चीजें होंगी या जो भी सामान है उन सभी चीजों को वापस से कैप्चर करना यानी कि अपने कंट्रोल में लेना और साथ ही साथ बाद में उस सामान की, उन जहाजों की और उन लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी इसके सभी सदस्य देशों पर आ गई है। ठीक है, तो इसका ये महत्वपूर्ण एक था अंग कि भाई जितने भी सदस्य देश हैं वह सभी क्या करेंगे, इससे जो जो प्रभावित होंगे तो प्रभावित वालों को क्या करना है, प्रभावित चाहे वह जहाज हो या फिर वह व्यक्ति हो या फिर कोई संपत्ति हो, उस संपत्ति को वापस से सरकार अपने कंट्रोल में लेगी और उसके बाद उन सभी चीजों की वापस से देखभाल करेगी। यह जिम्मेदारी भी इन सदस्य देशों पर आ गई। साथ ही साथ इन सदस्य देशों के ऊपर एक जिम्मेदारी और है, वह यह है कि अगर इन घटनाओं के अंदर है कि इन लुटेरी घटनाओं के अंदर, डाकू वाली घटनाओं के अंदर अगर जितने भी लोग इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि चाहे वह मछुआरे हो, चाहे वह जहाज पर मौजूद नॉर्मल सिविल हो, सिविल पर पीपल्स हो, सिटीजन्स हो, या फिर वह जहाज पे काम करने वाले कर्मचारी हो या समुद्र पे किसी प्रकार संबंध रखने वाले अधिकारी हो, अगर इस प्रकार के कोई भी लोग हैं और उन्हें इन डकैतियों के दौरान किडनैप कर लिया जाता है, उनका अपहरण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी बंदियों को यानी जितने लोग किडनैप्ड हैं उन लोगों को इनके डाकुओं के चंगुलों से छुड़वाए और छुड़वाने का उनका ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें तथा उनके संरक्षण के लिए और उनकी जो मतलब डैमेज हुई है, उनको नुकसान पहुंचाए, उसकी क्षतिपूर्ति भी करे। यह जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ जाती है। तो यह महत्वपूर्ण कुछ काम है जो प्रावधान है इस आचार संहिता के अंदर किए गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो खैर तीन ही है इसके अंदर। पहली बात तो ये कि जो भी मामला चल रहा है उसको जांच करें पूरी की पूरी, जो व्यक्ति उससे संबंधित है उनको गिरफ्तार कर लेना और जो भी चीजें अगर संदिग्ध जहाज मिलता है संदिग्ध जहाज को रोकना और उसकी फिर जांच पड़ताल करना और सामान गलत मिलता है उसके ऊपर तो उसको जब्त कर लेना। और तीसरे में क्या है, प्रभावित जो चीजें हैं यानी कि सामान हो गया, जहाज हो गया, माल हो गया, उसको वापस से अपने गवर्नमेंट कंट्रोल में लेना और उसको फिर वापस से उसकी देखभाल करना। और अगर इस प्रकार की घटनाओं में लोगों को बंदी बनाया गया है तो उन लोगों को वापस से छुड़ाना और बाद में उनकी देखभाल करना और उनके लिए काम करना, यह सभी इसके सदस्य देशों के तहत में आता है। अब साथ ही साथ एक बात और देखें तो यह जो जिबूती आचार संहिता है यह मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर खड़ी मानी जाती है कि जिबूती आचार संहिता के मुख्य रूप से 4 स्तंभ हैं। जो चारों स्तंभों को समझ लेते हैं। 4 स्तंभों में पहला स्तंभ क्या है कि बस समुद्री डकैती को रोकने के लिए काम करना है। जैसे कि हम जानते हैं, हम बात किस पे कर रहे थे, समुद्री क्षेत्रों के लिए बात कर रहे हैं, लाल सागर, अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूरा समुद्र है। तो इसके 4 स्तंभों में पहला स्तंभ यह है कि भाई समुद्र में होने वाली जो डकैती है उनको रोकने के लिए काम करना है। तो रोकने के लिए काम किस प्रकार से करेंगे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण करेंगे। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग करेंगे, पहले से वो ड्रिल रखेंगे, फिर तैयारियां रखेंगे कि अगर इस प्रकार की घटना अगर आने वाले समय में होती है तो उस घटना से किस प्रकार से निपटा जाएगा। तो पहला स्तंभ ये है। दूसरा स्तंभ क्या कहता है, दूसरा स्तंभ कहता है कि भाई अगर समुद्री इस प्रकार की समुद्री घटनाएं हैं, समुद्री लूटपाट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत किया जाए। यानी कि घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं यह देश ये मानते कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंदर, राष्ट्रीय कानूनों के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से तो ये काम हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन देशों ने आपसे सहमति यहां भी जताई है कि यह मिलजुल कर जो उनके राष्ट्रीय कानून है उन राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करेंगे।
साथ ही साथ अगली बात समझ लेते हैं। अगली बात क्या है कि भाई क्या करेंगे, समुद्री सूचना का जो साझाकरण करेंगे और समुद्री डोमेन की जागरूकता करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी देशों ने यहाँ पे इसका तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ पे भी सहमति जताई है कि सभी देश मिलजुल कर जो भी समुद्र से जुड़ी हुई सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं को अपन साझा करेंगे, एक दूसरे से खबरें बांटेंगे, सूचनाएं बांटेंगे, ताकि इस प्रकार घटनाओं को रोका जा सके, कम से कम हो सके, और साथ ही साथ सभी देशों के जो माल है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए सूचना का साझाकरण करेंगे। साथ ही साथ समुद्री जो डोमेन है, समुद्री डोमेन को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, और जागरूकता फैलाने के साथ साथ जो भी शिप्स जाएंगे उनको पूरा सुसज्जित करके भेजा जाएगा ताकि वह ऐसी स्थिति से निपट सके। वहीं अगली बात करते हैं, चौथा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वह है समुद्री डकैती के विरुद्ध क्षमता निर्माण। देखो भाई, जाहिर सी बात है, कोई अपराध चल रहा है, कोई गतिविधि हो रही है और एक गलत गतिविधि है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है उस घटना से, उस गतिविधि से निपटने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई समुद्री डकैतियों के विरुद्ध क्षमता निर्माण करना। तो यहाँ पर सभी देशों ने यह भी सहमति जताई है, जो उसका चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है, कि भाई अपने आप को हम लोग इस प्रकार से डेवलप कर लेंगे, इस प्रकार से अपने को बनाएंगे कि इन घटनाओं से निपट सकें, और इसके लिए जो भी उपाय होंगे, जो भी चीजों की आवश्यकता होगी, जो भी उपकरण चाहिए होंगे, तो उन सभी को हम अपने व्यापार के अंदर, अपनी तकनीक में शामिल करेंगे और इन घटनाओं से निपटेंगे। तो यह जो महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है, इन चारों स्तंभों पर इसके सभी देशों ने सहमति जताई है, और उसके बाद यह चीज आगे बढ़ती जा रही है, भारत इसमें शामिल हो गया है इन्हीं चारों स्तंभों को मानते हुए। यह बात सारी की सारी जो थी, यह सारी बातें जिबूती आचार संहिता को लेकर। तो अब तक हमने क्या करा, इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ लिए हैं कि भाई इसमें प्रावधान क्या है, स्तंभ में क्या क्या है, यानी कि सदस्य देशों किस प्रकार के काम करने हैं, वह किस प्रकार से अपना अपना सहयोग करेंगे। भारत शामिल हुआ है पर्यवेक्षक के तौर पर 26 अगस्त के बाद। तो यह सभी इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात थी। अब इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह समझ लेते हैं। वह है कि भाई जो जिबूती आचार संहिता है ना, उसको जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है यह समझते हैं। दरअसल जो मुख्य है, यानी कि जो मूल जिबूती आचार संहिता थी, वो कब बनाई गई थी, 29 जनवरी 2009 को वह तैयार की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां महसूस हो रही थी कि कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई समय बीतता है तो सुधार की आवश्यकता होती है, नई नई चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो गया कि भाई सन 2017 में सऊदी अरब के अंदर जिबूती आचार संहिता की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, और उच्च स्तरीय बैठक के अंदर क्या हुआ, इसके जो सभी देश थे वह सभी देश शामिल हुए, और उन सभी देशों ने अपने अपने विचार रखे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो मूल जिबूती आचार संहिता थी उसकी जगह पर संशोधित जिबूती आचार संहिता प्रस्तुत की गई, और इसके सभी सदस्य देशों ने उस संशोधित जिबूती आचार संहिता को स्वीकार किया। तो इसलिए अब क्या हो गया, तो जिबूती आचार संहिता है उसको जेद्दा संशोधन के नाम से कहा जाता है। जेद्दा क्या है, जेद्दा सऊदी अरब के अंदर एक जगह है जिसके यहाँ पर इस संशोधन को स्वीकार किया गया था। तो इसीलिए उसके बाद से यह जिबूती आचार संहिता संशोधित हो गई थी, और इसको संशोधित जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन के नाम से भी जाना जाने लगा था उसके बाद से। साथ ही साथ जब यह जेद्दा संशोधन हुआ था तो उसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर इन लोगों ने ब्लू इकोनॉमी को लेकर के बढ़ावा दिया था। देखो ब्लू कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ यह है कि भाई समुद्र के अंदर इस प्रकार व्यापार होता है, तो व्यापार के लिए क्या करना, अच्छे अच्छे उपाय करना, अलग अलग तरीके अपनाना, उपकरण अपनाना, जिससे कि क्या हो कि मत्स्य व्यापार बढ़े, और समुद्र के तहत जहाजों को, व्यापार करने वाले जहाजों को, मछुआरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, वह सरलता से, सहजता से अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति समुद्र के अंदर कर सके। तो यह सभी जो इनिशिएटिव थे, इनिशिएटिव कहाँ लिए गए, जेद्दा संशोधन के अंदर यह सभी इनिशिएटिव लिए गए, जो 2017 में सऊदी अरब की एक जगह जेद्दा में हुआ था। तो आई होप कि मुझे आपको यह सभी पूरी जो क्लास थी, ये क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी, और यह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर के जो जिबूती आचार संहिता का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब आपके मन में इसको लेकर के प्रश्न नहीं बचा होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। बाकी वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती रहे। एंड आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब कल फिर मिलेंगे नए दिन कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए।